नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो कि प्राइमरी सुपर टेट का एक सिलेबस होता है, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है। इस टॉपिक का आज दूसरा लेसन नदियाँ हम आज इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने पृथ्वी की संरचना वाला टॉपिक खत्म कर दिया था, पहला लेसन। तो हर सिलेबस की हर टॉपिकों को मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है सबकी, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, आप लोगों को पता होगा। उस बुक में जो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन की जो सिलेबस दिया गया है, उसके वन लाइनर पोर्शन जो दिए गए हैं, उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो प्राथमिक स्तर के जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती है, सुपर टेट जिसको कहते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। आज काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नदियाँ लेकर आ गए हैं। तो आज इस वीडियो में नदियाँ वाला टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा जो यूथ कंपटीशन टाइम्स में शिक्षण कौशल वाले पार्ट में दिया गया है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, और वो है हमारा टॉपिक नदियाँ। नदियाँ पहली जब नदियाँ की बात होती है तो फर्स्ट तो गंगा का नाम आ जाता है। गंगा नदी निकलती है कहाँ से? तो देखिए, गंगा नदी जो है ना, अलकनंदा और भागीरथी के संयोग से दोनों नदियाँ जब मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग में, तो वहाँ से इस गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। यहाँ तो गंगोत्री ग्लेशियर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का मिलन होता है और वहाँ से नाम बदलकर गंगा नाम रख दिया जाता है। अगला पॉइंट, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत में सांगपो नदी, स्पेशली आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी उस साइड से आ रही है, तो तिब्बत में जो सांगपो नदी होती है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो वह क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका ये नाम असम में पड़ता है। ठीक। अगला पॉइंट, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक हुडरू जलप्रपात है ना, वह स्वर्ण रेखा नदी पर ही है हुडरू जलप्रपात। पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा, हुडरू जलप्रपात। अब चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह नर्मदा नदी है। और ये नदी जो अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के, वहां से होते हुए महाराष्ट्र और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर एक जलप्रपात काफी महत्वपूर्ण बनता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जिसको कपिलधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली एक ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल तो गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए, पहला वाला पॉइंट जो था वो गलत दिया गया था, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, उद्गम स्थान है। और वहीं नीचे दिया गया कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है, तो वो देवप्रयाग में। तो इसका भी पहला पॉइंट जो दिया गया था मैंने अभी आपको बताया वो गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो गंगा है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 2525 किलोमीटर, इसकी पूरी लंबाई पड़ती है गंगा नदी का। अगला पॉइंट, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीप नदी यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। बड़ी नदी भी कह सकते हैं, लंबी नदी भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट, भारत की दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो वह गोदावरी नदी ही करती है।
अगला पॉइंट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है ये, तो ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। और एक ये भाखड़ा नांगल परियोजना दिया है सतलज नदी पर, और एक होता है हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी उड़ीसा में है। ये चीज में थोड़ा बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है ज्यादा। अब चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है हमारा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो भी सतलज नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, तो सतलज नदी है जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानसरोवर झील के पास से ये नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, नाथपा झागरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो वो सतलज नदी पर ही किया गया है। आगे चलते हैं, हिमाचल में ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, तो पूर्वोत्तरी अफवाह क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, स्पेशली तिब्बत वाले क्षेत्र की तरफ से इसका उद्गम क्षेत्र होता है हिमालय के। बेतवा नदी मिलती है, तो वह यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, तो इलाहाबाद में इसका संगम होता है। आगे चलते हैं, और एक चीज, यमुना नदी की एक और सहायक नदी जिसको आप चंबल के नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यमुना नदी की सहायक नदी है ये भी। अगला अब हम कहाँ थे, गंगा नदी उदाहरण है, तो पूर्वोत्तरी अफवाह क्षेत्र का इसको उदाहरण, क्योंकि पूर्व की तरफ बहती है तो पूर्वोत्तरी अफवाह क्षेत्र इसको कह सकते हैं आप। अगला पॉइंट, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है, और बिहार का शोक इसी को कहा जाता है, कोसी नदी को। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी अपना जो मार्ग को बदलने के लिए फेमस नदी मानी जाती है। अगला पॉइंट, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो वो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। अगला पॉइंट, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी का बंदर पूछ नामक स्थान जो होता है यमुनोत्री के स्थान पर, वहां से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा का नाम क्या हो जाता है, तो पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, तो जमुना नाम हो जाता है। और जैसे गंगा जमुना में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तब मेघना उसका नाम परिवर्तित हो जाता है बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये बांग्लादेश में करती हैं सब, वहाँ पर सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, मगर एवं घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो वो चंबल नदी और सोन नदी, ये दो नदियां इन लोगों के लिए फेमस है, इनका संरक्षण उसमें किया जाता है। कौन सी नदी रिफ्र घाटी में होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है रिफ्र घाटी में होकर बहने वाली नदी है। रिफ्र घाटी उसे कहते हैं जिसके बीच में नदी होती है और दोनों तरफ पर्वत होते हैं, तो रिफ्र घाटी उसे कहा जाता है। तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो नर्मदा का। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां रिफ्र घाटी में बहने वाली नदियां हैं, और यह पूर्व से पश्चिम के तरफ बहती हैं, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ी इन्हीं दो नदियों के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ है, सतपुड़ा की पहाड़ी, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ दिया गया है, तो उसी के हिसाब से। अगला पॉइंट, कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है, तो वो नर्मदा और ताप्ती नदी जो ज्वारन मुख द्वार बनाती है, जहां इनका समुद्र में मिलल होता है वहां के क्षेत्र को ज्वारन मुद क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट, किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी है पश्चिम बंगाल की, तो जैविक मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला पॉइंट, नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, तो दामोदर नदी, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक छत्तीसगढ़ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सबसे ज्यादा इसकी लंबाई जो मध्य प्रदेश में 1312 किलोमीटर पड़ती है, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई। अगला पॉइंट, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से ये नदी निकलने का कार्य करती है, और सबसे
ऊपर की यही नदी है सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ दे ही दिया है लंबाई 2882 मीटर, कहीं कहीं 80 दिया रहता है, कहीं कहीं 82, तो ये ध्यान रखिएगा अंतर को। ठीक, अगला पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो 20%। इसमें जब 1960 में इसका समझौता हुआ था, सिंधु समझौते के नाम से जाना जाता है, उसमें समझौता ये हुआ था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, जैसे कि ऊपर की सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, उसका 60% 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी जो है भारत यूज करेगा, ये समझौता हुआ था। लेकिन नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, उसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ये समझौता हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी तो इनका क्रम पूछ देता है ऊपर से नीचे, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे क्रम इनका याद रखिएगा। ऊपर से नीचे का क्रम मैंने आपको बताया हूं। अगला पॉइंट है कि चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था, तो चंद्रभागा के नाम से चेनाब को हिमाचल प्रदेश में नाम में जाना जाता था। रावी नदी का उद्गम स्थान कांगड़ जिले के रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी का उद्गम होता है, तो ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रे से कांगड़ा जिला एक होता है, वहीं से इसका जो है उद्गम होता है रावी नदी का। अब आगे चलते हैं, और ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्यास कुंज नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील है, वहाँ से उसका झेलम नदी का उद्गम होता है। और एक फेमस चीज़ है कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही है, तो ये भी याद रखिएगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। ध्यान रखिएगा, राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के पास में एक ताल है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील, पीर पंजाल के पास से यह निकलती है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। और गंगा की 2 शीर्ष धाराएं कौन सी है, तो अलकनंदा और भाकीनंदा, देवप्रयाग में दोनों नदियां मिलती हैं, वहां से गंगा का नाम हो जाता है। तो मैंने बता चुका हूँ ये चीज को। आगे चलते हैं, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ है, तो सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा का जो है उद्गम स्थान होता है, सतोपत ग्लेशियर से, और भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा की 2 धाराएं कौन सी है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये भी अलकनंदा जब नाम का पड़ता है तो 2 नदियां इनको मिलती हैं, 2 धाराएं आकर, धौली गंगा और विष्णु गंगा, जब दोनों नदियां मिलती है तब जाकर अलकनंदा एक नदी बनती है। तो पहाड़ों में बहुत छोटा छोटा पानी बहने का बहाव होता है, तो उसी को धौली गंगा और विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण पठार में आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, दक्षिणी पठार से आकर सीधे आकर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो टोंस और सोन नदी, ये 2 नदियां जो है ना डायरेक्टली आकर गंगा में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 285,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है गंगा का संग्रहण क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र माना जाता है। अगला पॉइंट, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी कह सकते हैं यमुना को। गंगा और यमुना नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है, पता ही है आप लोगों को। घाघरा नदी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है, ऊपर से आती है घाघरा नदी। अगला पॉइंट है, गंगा की सहायक नदी गंडक की 2 धाराएं कौन कौन से, तो काली गंडक और त्रिशूल गंडक की 2 धाराओं के मिलने से गंडक नदी का निर्माण होता है, और गंडक जो है गंगा नदी का एक सहायक नदी होती है, तो ये भी नदी ऊपर से ही आती है। अगला पॉइंट, गंडक नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो पटना के निकट जो है, बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ इसके निकट ये गंगा में मिलती है गंडक नदी। अगला पॉइंट, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक नामक पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। और अगला पॉइंट, बिहार का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है।
ये सबसे प्रदूषित नदियों में जानी जाती है दामोदर नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्रफल इतना है 2,58,008 किमी जो है भारत में इसका क्षेत्रफल है ब्रह्मपुत्र का। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें कि पूरी इसकी लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई पड़ती है ब्रह्मपुत्र की, और भारत में 800 कुछ पड़ता है, याद नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में होता है तो पहला चीज तो तिब्बत जो चीन में है, इसमें भारत और बांग्लादेश 3 देशों में होता है इसका अपवाह क्षेत्र। अगला पॉइंट, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम साइड में भारत के अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। धुआंधार जलप्रपात की रचना कौन सी नदी करती है तो नर्मदा नदी करती है धुआंधार जलप्रपात की संरचना। अगला पॉइंट, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं तो नर्मदा और ताप्ती। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जो अरावली की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, वहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है तो साबरमती नदी के किनारे। अगला पॉइंट, सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है तो रांची के दक्षिण वाले पठार से ये निकलने का कार्य करती है सुवर्ण रेखा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य से किस स्थान से होता है तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान होता है। दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो गोदावरी नदी को ही। ठीक। लंदन नगर किस नदी के किनारे बसा है तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। और एल्बे नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है तो जर्मनी का जो है हैम्बर्ग जो है वह एल्बे नदी के तट पर बसा है, जर्मनी का एक शहर है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है और विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो वह नील नदी ही होती है। तो ये थे हमारे नदियों के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के सिलेबस में ये दिया गया था, और ये भी हमारा समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।